नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। नीतीश कुमार बिहार के वो नेता हैं जिन्होंने बिहार में राजनीति की दिशा बदल दी थी। इन्होंने आरजेडी के लंबे शासन का आखिरकार अंत कर दिया था और फिर जनता के दिलों में ऐसे उतरे कि अब तक वो राज कर रहे हैं। लेकिन राज के लिए इन्होंने रणनीति भी बदली है। पहले एनडीए के साथ हुए, फिर एनडीए छोड़ा, फिर एनडीए के साथ हुए। एनडीए के साथ रहते हुए ये बीजेपी के बड़े भाई ही बनकर रहे। उन्होंने महादलित आयोग बनाया, पसमंदाओं को साथ लेकर चले। बीजेपी से दूरी के बाद भी मुस्लिम इन्हें अपना समर्थन देते रहे। इधर ये बीजेपी कैडर के वोट भी लेते रहे। संकेत और कुछ राजनीतिक हलचलें कह रही हैं कि नीतीश कुमार मुस्लिम मतदाताओं को साधने की कोशिश में फिर से जुटे हुए हैं। अली अशरफ फातमी जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। नीतीश जी दरभंगा गए तो किसी और से नहीं, लेकिन सिद्दीकी साहब से जरूर मिले। और इधर बीजेपी के साथ हाल के दिनों में दलबहियों के बदले खटपट की खबरें भी आई। राम जाने आगे बिहार में राजनीति की दिशा क्या होगी, लेकिन कुछ संकेत बता रहे हैं बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश की रणनीति पार्टी के कद को बढ़ाने के लिए बन सकती है और अलग रहते भी। ध्यान देने की बात यह है कि आरजेडी पहले की तरह नीतीश कुमार पर हमलावर भी नहीं है। सवाल है कि सदन में भतीजे की अनुपस्थिति क्या चाचा पर तीखे हमले से बचने की कोशिश थी? बहरहाल हम बिहार की मौजूदा और आने वाले दिनों की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी शामिल होंगे, उनसे जानेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कुछ खबरें। बिहार की सियासत के संदर्भ में हाल में 3 खबरों ने सबका ध्यान खींचा। पहली, गुरुवार को लोकसभा में 3 तलाक बिल का विरोध करते हुए जेडीयू ने वोटिंग का बायकॉट किया। दूसरी, बीते रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर जाकर अकेले में आधे घंटे गुफ्तगू की। और तीसरी, 28 जुलाई को आरजेडी के अल्पसंख्यक चेहरा माने जाने वाले अली अशरफ फातमी के जेडीयू में आने की खबर। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह नीतीश कुमार की लंबी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। दरअसल 2010 विधानसभा और 2014-2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों के आधार पर यादव मतदाताओं में बिखराव देखा जा सकता है। यादव वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लालू यादव की अनुपस्थिति और तेजस्वी यादव की अनुभवहीनता से यादव मतदाताओं में बिखराव है। वहीं अल्पसंख्यकों को लग रहा है कि तेजस्वी अपनी जाति को एक नहीं रख पा रहे हैं, तो आने वाले समय में उन्हें नुकसान हो सकता है। हाल के लोकसभा चुनाव में किशनगंज का उदाहरण लीजिए। जेडीयू ने यहां 3 लाख वोट प्राप्त किए थे। महज 37,000 वोटों से पार्टी हारी। हालांकि पार्टी केवल यहीं हारी, इसके अलावा पार्टी कटिहार की सीट जीत गई, पूर्णिया जीत गई। जेडीयू को लगने लगा है कि मुस्लिम वोट उन्हें पहले की तरह अपना समर्थन दे रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने मुस्लिम इलाकों को फोकस किया। अब्दुल बारी सिद्दीकी अल्पसंख्यक समुदाय ही नहीं बल्कि एक शालीन छवि के नेता भी माने जाते हैं, इसलिए अल्पसंख्यक चेहरे से ऊपर भी उनकी अपनी एक पहचान है। ऐसे में नीतीश चाहते हैं कि कोई कद्दावर मुस्लिम चेहरा विधानसभा चुनाव में उनके पास हो तो वो अजेय हो जाएंगे। वहीं मधुबनी से पूर्व सांसद शकील अहमद के भी नीतीश के टच में रहने की खबरें आ रही हैं। जाहिर है नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं कि जिनका नाम, असर और छवि ठीक हो वो उनके साथ आ जाए। एक और ग्राफिक देखते हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि लालू के नहीं रहने से आरजेडी के कई सीनियर नेता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार उन्हें भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तथ्य है कि उनके निशाने पर यादव नेता नहीं है। दरअसल नीतीश मानते हैं कि अति पिछड़ा, गैर यादव पिछड़ा वोट, अल्पसंख्यकों का बड़ा हिस्सा और महादलितों के 50% वोटर साथ आ जाए तो बिहार में उन्हें हराना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में वो आने वाली राजनीति के लिए अजेय हो सकते हैं।
कुछ समझने की कोशिश करते हैं, फिर कई और भी बातें हैं जिसको हम आपको बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त पटना स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर एस अहमद, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, आपका बहुत स्वागत है। अजफर शमसी साहब, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। दानिश रिजवान, आप आधिकारिक प्रवक्ता हमसे हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और स्वागत है हमारे साथ केंद्रीय स्टूडियो में मुकेश कुमार जी, आपका, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो अहमद साहब, हम आप ही से समझे पहले कि ये इन दिनों चर्चा जो जोरों पर चल रही है, नीतीश जी का अल्पसंख्यक प्रेम, राज्य की एक अलग से रणनीति को लेकर, उसमें क्या क्या गहराई है और क्या आप लोग आंकते हैं? देखिए संजय जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी इस चीज को मानते हैं कि प्रदेश की सारी जनता जो है सबके साथ एक समान विकास का भाव रहता है। अल्पसंख्यकों को साधने या बांधने की कोई परंपरा हमारी पार्टी में नहीं रही है। ये जात पात की राजनीति जो लोग करते होंगे उनको समझ में आता होगा कि वो क्या कर रहे हैं। हमारे नेता जो है न्याय के साथ विकास पर चलने वाले हैं, सब समाज को बराबर से लेकर चलने वाले हैं। हाँ, ये है कि अल्पसंख्यक है और इस अल्पसंख्यकों का काम जो है उनका जो होता है वो कर रहे हैं, चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, चाहे मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक वित्त योजना हो, या जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सरकार की तरफ से उसमें बढ़ोतरी हो रही है, उस पर मुख्यमंत्री खुद भी निगरानी रखे हुए हैं। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे उनके पास 2 पोर्टफोलियो थे, जिसकी वजह से ऐसा कहीं न कहीं कहा जा रहा था कि भाई अल्पसंख्यक पर पूरी तरह से ध्यान उनका केंद्रित नहीं हो रहा है और वो गन्ना मंत्रालय पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या इसे। तो इसलिए माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक सीनियर मिनिस्टर खुर्शीद साहब जैसे लोग हैं जो कि पूरा समय अपना अल्पसंख्यक कल्याण पर दें, अल्पसंख्यक की बात करें। इसलिए तो अब संजय जी आप हंस देते हैं तो अब इसके बाद हमको बोलना बेमानी हो जाता है, लगता है कि हम मजाक ही कर रहे हैं। नहीं, हम तो माहौल को ऊर्जावान, सुनिए अहमद साहब, हम तो माहौल को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए बहुत सहज वातावरण में आप लोगों से चर्चा करते हैं। इसलिए मेरी मुस्कुराहट को आप कभी भी ये ना समझें कि मैं मजाक कर रहा हूं, क्योंकि गंभीर चर्चा है और गंभीरता से हम लोग बात करें, लेकिन बोझिल ना हो जाए, इसलिए बीच बीच में थोड़ा बहुत हंसना भी चाहिए, ये जरूरी होता है वातावरण के लिए। खैर, मैं इसलिए कुछ निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि आप कहते हैं कि किसी खास वर्ग विशेष को साधने की बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास पर उनका यकीन है, अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में जो बहुत सारे ऐसे स्टैंड हैं जिसको लेकर चर्चा गाहे बगाहे होती रहती है राजनीतिक गलियारों में भी, जैसे कि आपकी पार्टी का स्टैंड 3 तलाक के मामले में आप लोगों ने विरोध किया, बॉयकॉट किया, लेकिन विरोध में वोट नहीं डाला। तो राजनीति का ये कौन सा हिस्सा था कि विरोध भी जता दें और साथ भी रहे बीजेपी के? देखिए, ये एक बहुत पुरानी बात है। जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी सरकार आई थी उसी वक्त की बात है कि यूनिफॉर्म एजेंडा फॉर गवर्नेंस बना था कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, कि ऐसा कोई भी मुद्दा जिससे किसी वर्ग विशेष को असहज होता है वैसे मुद्दों को हम लोग कॉमन प्लेटफॉर्म पर रेज नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। हमारी पार्टी जो है हमेशा से इस चीज के साथ रही है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के सारे एजेंडों में हम उनके साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हम सब उनके सारे अच्छे काम जो भी करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है हम उसके साथ हैं, हर जगह उनके साथ हम लोग। जी तो शमसी साहब बने रहेंगे। ठीक, मैं समझ गया सर। शमसी साहब, जरा अब आपसे समझिए कि आपकी पार्टी सहयोगी है, इनके साथ आप लोग हैं और कंधे से कंधे मिलाकर आप लोग चल भी रहे हैं, और आपकी पार्टी का दर्शन है कि सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास। तो इस विश्वास में कहीं कमजोरी नजर आ रही है क्या, जो अलग से ये चर्चा अब होती है जेडीयू को लेकर? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और हमारे वजीर आजम इस बात को महसूस करते हैं कि हम इस मुल्क के जो अंतिम पायदान पर लोग बैठे हुए हैं,
हम उनका भी विकास चाहते हैं। तो यकीनन इस मुल्क के अंदर अल्पसंख्यक भी एक बड़ा वर्ग है। तो जब हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं तो सब वर्ग को लेकर के चलना चाहते हैं। डिस इन्फॉर्मेशन बिटवीन द माइनॉरिटीज और बीजेपी, ये सो कॉल्ड सेकुलर लोगों ने कर रखी थी। तो वो डिस इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन गैप वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है और लोग ये समझ रहे हैं जब विकास हो रहा है, जब विकास की किरण सब तक पहुंच रही है, जब उज्ज्वला योजना सब तक को मिल रहा है, जब रोड सड़क का विकास हो रहा है, अकलियत के मदरसों का मॉडर्नाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, उन्हें बराबरी का हक मिल रहा है, तो नेचुरल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति अकलियत समाज का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और विशेष करके इस मुल्क की लेकिन शमशी साहब, जो मुस्लिम माइनॉरिटीज महिलाएं हैं, 3 तलाक के ऊपर लेकिन जो उनका सपोर्ट मिला है, इस कारण से बीजेपी सबका साथ और सबके विकास को कर रही है। उसमें अकलियत समुदाय भी है। हमारे बिहार के मुखिया माननीय नीतीश जी तो पहले से ही इस काम को बिहार के अंदर अकलियतों को किस प्रकार से उनको सारा काम में मिले, हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं, चूंकि वो वित्त मंत्री भी हैं। तो नेचुरल है कि अगर मदरसों का विकास होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं और वो पैसा वित्त मंत्री जी देते हैं। तो नेचुरल है कि बीजेपी किसी को अलग थलग करके नहीं रखना चाहती है, अकलियत का भी विकास हो। हाँ, ये जरूर है कि हम वोट बैंक के रूप में उस कम्युनिटी को नहीं देखना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि सबके साथ उनका भी विकास हो। ठीक। दानिश रिजवान साहब, ये जो नीति, रणनीति और हलचलें जो चल रही हैं बिहार में नीतीश जी को लेकर और अल्पसंख्यक प्रेम को लेकर, उसमें कहां आप देख रहे हैं कि वोट बैंक को साधने की कोशिश नहीं है ये, और सिर्फ न्याय के साथ विकास की बात है, तब जबकि हाल के जो घटनाक्रम रहे हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं? देखिए संजय जी, बड़ी ये गंभीर विषय है, खास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर में जो तरह तरह की बातें आ रही हैं कि जाति की बात नहीं करते हैं, समाज की बात करते हैं, विकास की बातचीत करते हैं। नीतीश कुमार जी की राजनीतिक उत्पत्ति ही एक जातिवादी सम्मेलन से हुआ। कुर्मी जागृति मंच के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, एक रैली आयोजित करी गई थी और उनको उसी जातिवादी रैली के थ्रू ही राजनीति में स्थापित करने की कोशिश की गई। और हमेशा से वो कहते हैं हम सामाजिक समीकरण को लेकर चलते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट पे नहीं होता है। वो चाहते हैं कि इस जाति को इतना परसेंट वो टिकट दे दे, इस जाति को ये बना दे, उस जाति के लोगों को वो बना दे। तो ये कहीं ना कहीं से बार्गेनिंग की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करी थी। उसी की एक देन भी थी कि जीतन राम मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था कि दलित वोट कहीं ना कहीं से पकड़ के उनका अपने साथ में रखें। तो ये कहीं से ऐसा नहीं है। अभी आप कुछ एक दिनों में देखेंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके तालमेल गड़बड़ हुए हैं और जब से केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनको बाहर रखने की बात की गई कि हम बाहर रहेंगे, हमको बराबर का दर्जा नहीं मिल रहा है, बराबर का हक नहीं मिल रहा है, तो हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, तब से जो खटपट भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू हुई है, तब वो बार्गेनिंग की स्थिति में आ गए हैं। और वैसी स्थिति में अब मुस्लिम वोट बैंक की तरफ टारगेट कर रहे हैं कि अगर वो हमारे साथ आ जाए तो हम अकेले दम पे बिहार में सरकार बना सकते हैं, अकेले दम पर हम आ सकते हैं। तो ये उसी का एक असर दिखाई दे रहा है। रही बात, अभी शमशी साहब बड़े अल्पसंख्यकों के बड़ा हितैषी के तौर पे बता रहे थे, ये कह रहे थे कि मदरसों का आधुनिकीकरण हो रहा है। शमशी भाई कहते हैं मदरसों का आधुनिकीकरण हो रहा है और गिरिराज सिंह कहते हैं कि मदरसे से आतंकवादी पलते हैं। इनके तो उत्तर प्रदेश के एक माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं वसीम साहब, उन्होंने तो कह दिया कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है, वो कहते हैं कि मदरसों को तो बंद कर देना चाहिए, मदरसों में आतंकवादी पलते हैं। अरे एक तरफ आप ही के नेता कह रहे हैं कि मदरसों में आतंकी पैदा होते हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मदरसों का आधुनिकीकरण हो रहा है, तो क्या देश में आधुनिक आतंकी सेंटर्स का निर्माण कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं देश में? एक चरित्र पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आगे बढ़ती है तब जाकर देश का विकास होता है। आप कुछ कहिएगा, आपके दूसरे नेता कुछ कहेंगे, और इनके तथाकथित जो वीजा मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, वो क्या क्या बोलते हैं। हमारा एजेंडा गिरिराज जी नहीं है, प्रमोशन हो रहा है। दानिश रिजवान, क्या है ना, हम लोग जरा सा नीतीश जी की राजनीति और रणनीति पर जरा चर्चा कर ले, फोकस करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर, डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल ये जो तमाम हम उसी पे आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको उस पर आऊंगा।
जो डेवलपमेंट हो रहे हैं पॉलिटिकली, उसमें कयास भी लगाते हैं लोग, लेकिन राजनीति में कोई उठाया गया कदम किसी एक निष्कर्ष के लिए देखा जाए और आंका जाए तो हमको लगता है कि संभवतः वो सही नजरिया नहीं होगा। तो फिर क्या है ये? 2019 में लोकसभा चुनाव हुए जिसमें एकमात्र सीट यदि जेडीयू हारी वो थी किशनगंज, जिस किशनगंज में नंबर 2 पोजीशन पे जेडीयू के कैंडिडेट रहे, ओवैसी नंबर 3 पोजीशन पर रहे थे, यानी मुसलमानों का अच्छा खासा वोट अल्पसंख्यकों का मिला। उसमें एक फैक्ट ये भी बताया जाता है कि चूंकि बीजेपी के साथ इनका अलायंस था तो हिंदू वोट भी बहुत ज्यादा वहां शिफ्ट हुआ, लेकिन जेडीयू अपने हिसाब से विश्लेषण कर रही है कि मुसलमान हमारे पास हमको सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए उस ओर थोड़ा फोकस करना जरूरी है। ये एक मानसिकता चल रही है क्या तब जबकि बिहार में 17% मुस्लिम समुदाय है? आपने जो ग्राफिक दिखाया था शुरू में जी, उस ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी स्थिति को समझाने की कोशिश की जी, और एक लेमैन भी उस ग्राफिक्स को समझ लेगा कि एक वैक्यूम की स्थिति है। बिल्कुल। अल्पसंख्यक आज भी लालू के प्रति है, इंटैक्ट है बिहार में, लेकिन लालू यादव की अनुपस्थिति और तेजस्वी यादव की चिंता, इनके अंदर भी एक मंथन चल रहा है कि आखिर हम किसके साथ खड़े रहें। तो धीरे ही धीरे सही, लेकिन ये नीतीश कुमार की तरफ ये धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी इस बात को समझ रहे हैं कि अल्पसंख्यक का एक हमारे साथ सॉफ्ट कॉर्नर है। तो अगर उस समीकरण को साधा जाए, जिस समीकरण में ईबीसी की बात करते हैं, महादलित की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, और अगर उसको साध करके और एक सोशल इंजीनियरिंग बनाया जाए, हालांकि लोकसभा के चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग तो था महागठबंधन के पास, सोशल केमिस्ट्री नहीं बन पाई, तो लेकिन सोशल इंजीनियरिंग ही सोशल केमिस्ट्री बनाती है। तो ये बात जरूर इस तरफ इंगित करता है कि नीतीश कुमार जी अपनी शर्तों पर बिहार की राजनीति को या उसकी दिशा को तय करना चाहते हैं। आप देखे होंगे जब वो महागठबंधन में भी थे तो चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, वो महागठबंधन के खिलाफ या यूपीए के खिलाफ जाकर के और एनडीए के समर्थन में थे। जब ये एनडीए के साथ हैं तब भी वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, 35A का मामला हो, 370 का मामला हो, कहते हैं कि ये मेरा अपना लाइन है और इस लाइन से मैं डेविएट नहीं करूंगा। और ललन सिंह ने जो जिस तरह से बहस की कि ये देश जो है वो रीति रिवाज और परंपरा से भी चलेगा, केवल कॉन्स्टिट्यूशन से ही नहीं चलेगा, ये बात इस बात को साबित जरूर कर रहा है कि अल्पसंख्यकों को साधने के लिए चाहे दिल्ली में इनके नेता पार्लियामेंट में हो या बिहार में हो, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो घटनाक्रम, 2 घटनाक्रम हुआ, सिद्दीकी साहब के यहां जाकर के चाय पीना, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये बाढ़ में जाते हैं और दरभंगा क्षेत्र के एक भी बीजेपी के नेता, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए हो या एमएलसी हो, इनको ये नहीं लेते हैं, लेकिन सिद्दीकी साहब के यहां जाते हैं, चाय पीते हैं, उनसे बातें होती है। ये कहीं ना कहीं से इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। फातमी साहब को ये अपने यहां लाते हैं, शकील अहमद को लाने की बात कर रहे हैं, तो लगता है कि अगर एक वैक्यूम की स्थिति बिहार में बन रही है, लालू यादव जेल में है, तेजस्वी यादव जिन कारणों से भी उदासीन है और अल्पसंख्यक भी इस बात को सोच नहीं पा रहा है कि मैं मजबूती से किसके साथ खड़ा रहूं। ठीक सर। वैसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार थोड़ा हाथ बढ़ाते हैं जी, तो अल्पसंख्यक भी इनके तरफ मुखातिब होने के लिए तैयार है और नीतीश कुमार जी भी इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, इसको साधने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक सर, ठीक। मुकेश जी आपके पास आऊं से पहले मैं थोड़ा एक रिपोर्ट दिखा देता हूं। दरभंगा दौरे पर गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर जाने की सियासत गर्म हो गई। पिछले रविवार को बाढ़ का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री दरभंगा गए थे। मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कैंप का सिर्फ 10 मिनट निरीक्षण कर वो निकल गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवाल का भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पहुंच गए। आधे घंटे तक वो वहां रुके। इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि यहां भी वो मीडिया से बात करने को तैयार नहीं हुए। मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान बीजेपी का कोई भी नेता वहां मौजूद नहीं था। नीतीश कुमार के अल्पसंख्यक प्रेम, जलाधार को बढ़ाने की कोशिश और बीजेपी जेडीयू के संबंधों को लेकर
हमारे संवाददाता संजीव राय ने संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार से खास बातचीत की। संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। हम कुछ बात करना चाहेंगे। इस तरह से आप लोग 370 की बात करें, 35 की बात करें, आज फातमी जी आपके यहाँ आ गए, राजद के बड़े नेता माने जाते रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जो आगे आने वाला विधानसभा चुनाव में क्या जेडीयू कुछ अलग रणनीति तय कर रही है? देखिए, हमारी रणनीति पूरी तरह से ओपन है। पूरी तरह से हमारी राजनीति जो हमको बिहार में करना है उसका खुलासा हम लोग आज नहीं बहुत की पहले कर चुके हैं। और हमारी नीतियों से जो प्रभावित है, हमारे कामों से जो प्रभावित है और जो बिहार में अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, वो सब लोग धीरे धीरे करके हम लोग के साथ आएंगे। बीजेपी आपके साथ जिस तरह से अभी स्टैंड नहीं दिख रहा है, जिस तरह से कि 35 से वो क्लियर कर दिए हैं, किसको बुलाएंगे? प्रधानमंत्री की सोच बिल्कुल अलग है, नीतीश बाबू की सोच अलग है। ऐसे में क्या लगता है? नहीं, सबकी सोच एक ही है। सब लोग चाहते हैं राज्य और देश की तरक्की, सब लोग चाहते हैं अमन और शांति, भाईचारा, प्रेम, सब लोग चाहते हैं। थोड़े थोड़े कुछ मुद्दों पर हम सब लोग अलग हैं और हम लोग का जो एजेंडा है पार्टी का, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। लेकिन विकास का जो मुद्दा है, जो भाईचारा और प्रेम का जो मुद्दा है, वो सबके लिए कॉमन है और उस पर हम सब लोग काम करते हैं और उसमें हम लोग को सफलता भी मिल रही है और काम भी हम लोग आगे बढ़ रहा है। ये नहीं लग रहा कि अल्पसंख्यक कार्ड आप लोग खेलना चाहते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव? नहीं, हमको तो भाईचारा पैदा करना है, प्रेम पैदा करना है, आपस में मिल्लत करना है। जब मिल्लत होगा, प्रेम होगा, तो ये राज शांति के साथ आगे बढ़ेगा, प्रेम के साथ आगे बढ़ेगा, विकास करेगा, तरक्की करेगा। अभी बिहार में अमन और शांति की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। सवाल क्या लगता है, विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, ये तय है कि बीजेपी और जेडीयू एक साथ दिखेगी और एक साथ ताकत के साथ है कि या कोई और नई रणनीति? देखिए, अभी एनडीए है, एनडीए रहेगा और विधानसभा के चुनाव भी हम लोग एनडीए में रह करके सब लोग मिलजुल करके बिहार में लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ संसदीय कार्यमंत्री श्रवण कुमार, जिन्होंने साफ कहा कि निश्चित तौर पर राजनीति है और राजनीति में सब कुछ जायज है। हालांकि अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति जेडीयू तय करती है। ये तो साफ है कि जिस तरह से अल्पसंख्यक वोट बैंक की बात की जाए तो जेडीयू चाहती है कि किसी भी तरह एक मजबूती के साथ राज्य में आगे आ जाए। सिर्फ मुकेश मैल के साथ संजीव राय, सहारा समय, पटना। गठबंधन की राजनीति है और इसीलिए शायद हर पार्टी की अपनी नीति और रणनीति होती है ताकि जब वो गठबंधन में एक साथ हो तो मजबूती से वो परफॉर्म कर पाए। तो मुकेश जी, क्या लगता है कि ये जो पूरा सिचुएशन बना है, नीतीश जी का अल्पसंख्यक प्रेम को लेकर जो चर्चा चल रही है, एक तो लालू जी की अनुपस्थिति और मुस्लिम समुदाय जो है संभव है कि असमंजस की स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि किसी एक के साथ खड़ा होना है तो डिसाइसिव वे में खड़े होना है। तो एक वैक्यूम सा लग रहा है बिहार में और इसी का एक लाभ उठाने का एक प्रयास है कि ये एक अच्छा मौका है। और दूसरा कि जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को लेकर जो योजनाएं आई और जिस तरीके से उनके मुद्दों को लेकर जेडीयू का अपना स्टैंड बड़ा ही स्ट्रांग रहा है, वो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं। बिल्कुल संजय जी, इसमें कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे काम कर रहे हैं और इसकी व्याख्या त्रिस्तरीय में करना चाहूंगा। पहली बात कि नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी अपनी पार्टी है, उनकी पार्टी जनता दल यू है और उनके सहयोगी दल के रूप में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, जबकि चुनाव में सत्ता दल में ये सत्ता दल पार्टी उनके साथ नहीं थी। तो पहला तो समीकरण यहां ये दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी अपनी सोच, अपनी रणनीति और अपनी नीतियों पे कायम रहेगी और आगे आने वाले समय में चुनाव हो या चुनाव के बाद अपने सूझबूझ के साथ में, अपनी नीतियों के साथ में, अपने कार्यों के साथ में वो आगे बढ़ेंगे। और बिहार में इन्होंने इसकी रूपरेखा 15 साल पहले से खींची हुई है और उन्होंने इस बात को साबित किया है कि सत्ता भी जरूरी है और नीतियों के साथ चलना भी जरूरी है। तो दूसरी चीज जो दिखाई दे रही है संजय जी कि नीतीश कुमार ने अपनी बातें बहुत स्पष्ट रूप से रखी हैं और राष्ट्रीय पटल पे रखी हैं। ये एक ऐसा मौका था कि जहां उनको सत्ताधारी दल के साथ में बिहार के समझौतों के कारण या गठबंधन के कारण में जाना चाहिए था, लेकिन वो काफी मुखर होके और उनके जो सांसद है काफी मुखर होके संसद में इस बात की उन्हें अभिव्यक्ति की है कि नहीं, हम वहां पे उनके साथ गठबंधन के साथ है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन मेरी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी समाजवादी सोच की है, हम समरसता के सिद्धांत पे काम करते हैं, हम
मिल्लत के सिद्धांत के साथ काम करते हैं और इसमें हम काम करते रहेंगे और गठबंधन भी हमारा जो है वो इंटैक्ट रहेगा, जैसा कि श्रवण कुमार जी ने कहा। तो दूसरी बात उन्होंने राष्ट्रीय पटल पर बड़ी मजबूती के साथ रखा है कि हम गठबंधन के साथ हैं बिहार में, लेकिन हमारी सोच और अभिव्यक्ति अलग है और हम मुखर होकर इसका विरोध भी करेंगे। तो ये दूसरा स्तर है। तीसरी स्तर जो जिस बात की व्याख्या बाद में आएगी और जिसकी व्याख्या अभी श्रवण कुमार से करने की कोशिश की गई कि आने वाले समय में क्या होगा, तो आने वाले समय में राजनीति अपना रूप बदलती है, गठबंधन अपना रूप बदलता है और गठबंधन का स्वरूप रूप बदलता है, लेकिन जो नीतियां और रणनीति काम कर रही है, जिसका जिक्र संजय जी बार बार कर रहे थे कि वो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि वो अपनी ताकत को बिहार में बढ़ा रहे हैं और एक ऐसा वर्ग जो कहीं ना कहीं उनके साथ था और साथ में है, लेकिन वो मुखर रूप से उनके साथ में नहीं है, तेजी से उनके साथ में नहीं है, वो है अकलियत का वर्ग, वो है हमारे अल्पसंख्यक का वर्ग, वो उनकी तरफ खींचा हुआ चला आ रहा है। वो चाहता है, चूंकि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि लालू प्रसाद जी और या जनता वहां जो राष्ट्रीय आरजेडी है वो और जो उनके अभी मुखिया हैं तेजस्वी यादव जी, वो कहीं न कहीं इस बात को मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं कि अकलियत का आगे आने वाले समय में क्या होगा या अल्पसंख्यक किस ढंग से आगे बढ़ेगा। तो बड़ी सूझबूझ के साथ वो कहीं न कहीं इस बात को मजबूती से रख रहे हैं, बिहार के पटल पर रख रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और हम आपके सारी जो जरूरतें हैं, सारी जो आवश्यकताएं हैं आपकी प्रगति के लिए हम आपके साथ रहेंगे। और इसकी एक अभिव्यक्ति आज संसद में हुई है या कुछ दिन पहले संसद में हुई है और ये कई तरह से नए आयाम को बिहार में और बिहार के आने वाले समय में राजनीतिक रूप से स्पष्ट करेगा। जी अहमद साहब, दरअसल पिछले दिनों किसी एक मुस्लिम विधायक से एक रिएक्शन लिया गया था बीजेपी और जेडीयू अलायंस को लेकर और मुसलमानों की अपनी मनोदशा को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम समुदाय में संशय की स्थिति है क्योंकि बीजेपी के साथ इनका गठबंधन है। तो जेडीयू को लेकर एक संशय की स्थिति का जिक्र उन्होंने किया था, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि नीतीश जी अल्पसंख्यकों के लिए अपनी सरकार में कामकाज करते रहे हैं, योजना लाते रहे हैं, प्रोत्साहन योजना भी लाते रहे हैं, मसलन छात्रवृत्ति को लेकर या 3 तलाकशुदा महिलाओं को लेकर जो एक राशि देने की बात थी उस राशि को भी संभवतः 25,000 रुपये किया है उन्होंने। तो ये जो संशय और उनके प्रति एंडोर्समेंट, इस बीच को पाटने की कोशिश हो रही है क्या? नहीं, संजय जी, बात बहुत ही ये समस्या जो है, आपके जो मुद्दा है आज का कि अल्पसंख्यक इस बारे में क्या सोच रहा है आज के दिन में। अल्पसंख्यक के मन में जो संशय कभी नहीं रहा है, अल्पसंख्यक बहुत दिनों से नीतीश कुमार जी के साथ है। एक समय हुआ करता था कि राजद में अल्पसंख्यक वोट करता था, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में आए हैं, अब जिस प्रकार से उन्होंने मुसलमानों के नहीं, लेकिन तब भी अल्पसंख्यक जो था वो आरजेडी के ही साथ रहा था। काम को देखते हुए, अरे भाई रुकिए ने, समय रखिए, उंगली मत देखिए। नहीं, वो ठीक है, वो नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ अपना कहना चाह रहे हैं कि मैं मुझसे राय लीजिए। ठीक, ले लेंगे दानिश जी, आप अहमद साहब कंप्लीट कीजिए। नहीं, दानिश जी की बात बता देते हैं आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी मान लीजिए कहीं जाते हैं तो दानिश मांझी जी भी अवतार पार्टी में जनता दल यू के आए। इससे देखिए राजनीतिक में लोग मिलते जुलते रहते हैं, समस्या अच्छी जो काम करते हैं उसके लिए लोग आते रहते हैं। हमारी पार्टी में सबका स्वागत होता है, लोग आते रहते हैं। इससे कहीं इस बात का संशय नहीं निकलता है कि मांझी जी हमारे पार्टी में आ ही गए। अगर आ गए तो बहुत स्वागत का बात है। लेकिन एक चीज पार्टी से ही तो निकल कर गए थे। मुख्यमंत्री जी अल्पसंख्यकों के प्रति हमेशा से संगीन रहे हैं, संज्ञान लेते रहे हैं, सारे कामों का वो देखते रहे पर्सनल लेवल पर। ठीक जी, आप अपनी बात सेकंड लूंगा सर, मैं 10 सेकंड लूंगा सर। देखिए अहमद साहब आपने कंप्लीट कर लिया तो मैं रानी जी से ले लूं रिएक्शन। जदयू प्रवक्ता बता रहे थे चीजों को। हाँ, ले लीजिए सर। हाँ, दानिश जी बोलिए। प्रवक्ता नहीं है सर पार्टी के, ये प्रवक्ता है। डॉक्टर साहब जिस तरीके की बातों का जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर साहब बड़ी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पैठ है अल्पसंख्यकों में, मुसलमान जो हैं उनके साथ हैं, स्ट्रांगली उनके साथ हैं। लेकिन ये सारी बातों के साथ जैसे ही हमारा नजर 2014 के लोकसभा चुनाव पर जाता है, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सत्तारूढ़ दल थी नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, बिहार में 39 सीट पर चुनाव लड़ी थी और आश्चर्य की बात है कि 35 सीट पर जमानत जब्त हो गई थी। इनके एक किशनगंज के जो कैंडिडेट थे वो चुनाव से पहले चुनाव से छोड़कर भाग गए।
कटिहार की स्थिति क्या हुई वो सबको लोगों ने देखा है। लेकिन फिर तो भी अगर अल्पसंख्यक वोट उनके साथ ये बात अकेले सही है दम पे कि होता, वो बैठ गए तो थे कम से बीच कम चुनाव में, लेकिन फिर सीमांचल का जो 6% सीट था, मुस्लिम वोट उस कैंडिडेट को मिला था 2014 में किशनगंज में, जबकि वो बैठ गए थे। वही मैं आपको कह रहा हूं कि कैंडिडेट ही बैठ जाए, तब भी मुसलमानों सत्तारूढ़ दल का कैंडिडेट बैठ जाए सर, जी। ये अपने आप में आश्चर्य है। हाँ, ये अलग बात है, ये अलग बात है। हाँ, ये अपने आप में आश्चर्य होता है सर। और वैसे कंडीशन में अब जदयू के लोग ये कहें कि अकेले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ देश बिहार का मुसलमान जा रहा है, ये बड़ा हास्यप्रद लगता है। देखिए, बातें बड़ी स्पष्ट हैं। आप काम करिए, पूरा का पूरा देश, पूरा राज्य आपके साथ रहेगा। ये हमारे देश की जो आबो हवा है, ये डेवलपमेंट की तरफ जाती है। आज जिस तरीके की राजनीति अभी बिहार में हो रही है, मुसलमानों को फिर छलने की जो कोशिश हो रही है कि आपको लग रहा है कि तेजस्वी जी नहीं है, लालू प्रसाद यादव जी जेल में हैं, तो वैसे कंडीशंस में हम एक तरफ लाए। अब देखिए, अब वो फातिमी साहब को जैसे जनता दल यूनाइटेड की शपथ दिलाई गई, उनको सदस्य बना करके बुलाया गया कि हम भाई पार्टी के सिद्धांतों के साथ में रहेंगे, तो उस वक्त क्या हुआ? फातिमी साहब ने एक वर्ड आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ नहीं बोला, मांझी जी के खिलाफ नहीं बोला, तेजस्वी जी के खिलाफ नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला कि उनको मालूम है कि जिस इलाके से वो आते हैं, उस इलाके में अगर लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को उल्टा बोलकर जाएंगे तो जनता साथ में नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं से जनता यूनाइटेड भी इस चीज को मानती है। ठीक, अहमद साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, उनका ले लेता हूं, शमशी साहब से मुसलमानों के अंदर पैठ नहीं बनाया जा सकता। ठीक, अहमद साहब आप बोलिए। हास्यास्पद बातें जो हो रही है यहाँ पर दानिश जी की तरफ से, दानिश भाई की तरफ से, मैं उस पर जरा रोशनी डालना चाहता हूँ। 5 साल पहले चले गए, जनता दल यूनाइटेड को लोकसभा में 2 सीट मिली थी उस पर, और 5 साल से मांझी जी बिहार की सत्ता में आसीन है। अब जितना बार भी चुनाव होता है, खाता नहीं खुल पाता है, उस पर चर्चा नहीं करते। अच्छा, जनता के बीच चर्चा में नहीं है, जनता के बीच जाते ना है, जनता आपको क्या देती है, आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये हास्यास्पद नहीं, कोई बात नहीं सर, मांझी जी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। जिसके नेता ने बिहार को 178 सीट जिता के दिया, आज बिहार में 40 सीट में 39 सीट जिता के दिया, उस नेता पर इनका हास्यास्पद। मोदी जी पर आवाज उठाने वाले हम कोई नहीं, लेकिन ये चुनाव में मोदी जी के नाम पर लड़ा गया था। शमशी साहब रोशनी डालेंगे, आवाज उठाते हैं, उनके लीडरशिप पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं समझ गया, माननीय मांझी जी करते हैं सर। देखिए, हम लोग तो सिर्फ विकास की बात करते हैं, हम लोग किसी बड़े नेताओं के बारे में जब वो है नहीं, उनका सब्जेक्ट नहीं है। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी विकास बाबू, सुशासन बाबू इसीलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने विकास किया है। ठीक सर, अल्पसंख्यक पाकिस्तान वाला आपको। ठीक ठीक ठीक। शमशी साहब दरअसल एक बार जानी जी प्लीज। शमशी साहब दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव, सकारात्मक बातें अहमद साहब प्लीज, अरे छोड़िए ना। शमशी साहब, हाल में हुए लोकसभा चुनाव, सरकार केंद्र में आपकी पार्टी और गठबंधन की है, और बिहार में तो ऐसा ऐतिहासिक बहुमत आप लोगों को प्राप्त हुआ, 40 में 39, मतलब ये तो ऑल टाइम रिकॉर्ड है। और ये भी उसके बावजूद उसमें नीतीश जी का अपना योगदान जरूर रहा होगा, लेकिन चुनाव तो मोदी जी के नाम पर लड़ा गया था, जो कि लोकसभा चुनाव का सवाल था। इसमें भी कोई संशय नहीं होना चाहिए शमशी साहब? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि देश का चुनाव माननीय प्रधानमंत्री के फेस पे लड़ा गया, और बिहार के मुखिया हमारे नीतीश जी हैं, तो नेचुरल है कि बिहार में नीतीश जी हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये चुनाव पार्लियामेंट का चुनाव था जी, और वो प्रधानमंत्री के फेस पे लड़ा गया था। जहां तक बात मैं करूंगा कि अकलियतों की, तो कोई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अकलियत बहुत सारा काम कर रहे हैं, उसमें सहमति बीजेपी की होती है, क्योंकि वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। तो दोनों लोग ये चाहते हैं कि सबका विकास हो, सबका विश्वास हो। और आज जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। किशनगंज के अंदर अगर पूर्व के चुनाव को आप देखेंगे तो वहां से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत में केंद्रीय मंत्री थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि किशनगंज में भी एनडीए के प्रति, बीजेपी के प्रति, जेडीयू के प्रति वोट अकलियतों का मिला है। कुल मिलाकर के ये सारा का सारा वोट देश का जो है वो वजीर आजम के फेस पर हुआ है। बिहार के अंदर नेचुरल है कि हमारे मुखिया हैं
और वो काम कर रहे हैं, हमारे डिप्टी सीएम हैं वो काम कर रहे हैं और हर प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, तो अकलियत का झुकाव और रुझान एनडीए की तरफ हुआ है। अब ये जो वोट बैंक की अर्थमेटिक थी राजद की या सो कॉल्ड कांग्रेस की, कांग्रेसी कल्चर की, इनकी वोट बैंक की अर्थमेटिक जो बीजेपी और एनडीए की डेवलपमेंट की केमिस्ट्री थी वो उस पर ज्यादा भारी हुई। और डेवलपमेंट इस प्रकार हुआ कि जो आम लोगों तक जब वो डेवलपमेंट पहुंचा, विकास पहुंचा, तो अकलियत तबके ने भी ये महसूस किया कि हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको विकास चाहिए। केवल मुसलमान को जज्बाती नारा दे करके, उन्हें टकराव के रास्ते पर ला करके, उनके वोट को लेकर के, उनके डेवलपमेंट को नहीं करके आज 60 सालों तक देश में कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की सरकार रही। तो जब ये महसूस लोगों ने किया, मैं तो ये कहूंगा कि 3 तलाक के सवाल पर भी ठीक है, हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, लेकिन 3 तलाक के सवाल पर जो जिस प्रकार का सोशल चेंज हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ, सोशल विघटन को कम करने की कोशिश की गई, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को कम करने की कोशिश की गई, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन को कम करने की कोशिश की गई, पारिवारिक टूट को कम करने की कोशिश की गई, उसमें मुस्लिम खवातीन आगे आई और मुस्लिम खवातीन ने इस सामाजिक समस्या का विरोध किया और माननीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया और मुस्लिम खवातीन जेडीयू ने तो आपका साथ नहीं दिया ना के सवाल पर, उस खवातीन के साथ जेडीयू तो खड़ी नहीं हुई ना, उसको जेडीयू अपनी आइडियोलॉजी के साथ है, एनडीए और बीजेपी को वोट दिया। तो ठीक सर, और समझ गया, चौधराहट करते थे, मैं समझ गया सर। बैंक की, मैं जरा अपने एक्सपर्ट को शामिल करूं इसमें। जो वोट बैंक की चौधराहट करते थे, उनकी वोट बैंक की चौधराहट खत्म हुई है। अब डेवलपमेंट और विकास का ही मुद्दा चलेगा। ठीक सर, जज्बात को उभार करके किसी का वोट नहीं ले सकता है। ठीक। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल मौजूदा सरकार जो बिहार की है, उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत सारे काम तो किए हैं और उसमें बीजेपी का साथ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन तब भी बीजेपी के प्रति वो विश्वसनीयता और जेडीयू को लगता है कि उनके प्रति एक अटूट विश्वास मुस्लिम समुदाय का होगा। उसके कुछ कुछ मायने ये भी हैं कि जैसे कि 3 तलाक के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को पहले 10,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन मदद की जाती थी आर्थिक मदद के तौर पर, वो बढ़ाकर अब 25,000 रुपये कर दी गई। यहां राशि तो बढ़ा दी जाती है लेकिन प्लेटफॉर्म पर साथ नहीं दिया जाता है। जब आप जानते हैं कि वो एक पीड़ित महिला है, सरकारी मदद की उसको आवश्यकता है, तो 3 तलाक जैसे एट ए टाइम को दे रहा हो, उस पर आप चुप्पी साधे हुए सिर्फ इसका यह मतलब तो निकाला ही जाएगा कि आप एक लार्ज पर्सपेक्टिव में अल्पसंख्यकों को आप नाराज नहीं करना चाहते हैं, उनकी उन रीतियों के साथ चलना चाह रहे हैं जिस पर बेहद आपत्ति जताई जा रही है। पहला अहमद, मैं आपको बताऊंगा अहमद साहब आप रुकिए जरा सा, सवाल अभी मैं एक्सपर्ट से कर रहा हूं, क्योंकि देखिए न्यूट्रल राय हमको लेनी पड़ेगी, आपसे हम ले लेंगे, वेट कीजिए। दूसरा कि अल्पसंख्यक बहुल गांवों में कम्युनिटी हॉल, हर जिले में मॉडल स्कूल, हॉस्टल में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को हर महीने 15 किलो अनाज और 1,000 रुपये आर्थिक मदद जैसी योजनाएं भी हाल फिलहाल में शुरू की गई हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? और भी लोग होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे? निश्चित रूप से वही एक दूसरे को कंट्रास्ट यही करता है कि भाई शरीयत और लॉ दोनों में एक को तो चुनना होगा कि चीजें कॉन्स्टिट्यूशन से तय होगी या चीजें शरीयत से तय होगी। वहां पर जेडीयू का जो अपना स्टैंड है वो स्टैंड थोड़ा सा क्लियर नहीं है, और जो आप कह रहे हैं कि जेडीयू नाराज नहीं करना चाहती है अल्पसंख्यकों को, चूंकि कुछ वर्ग है जो चाहता है कि हम उस परंपरा को जारी रखें, जबकि हम लोगों ने डिबेट में कई बार इस चीज को कहा था कि 22 इस्लामिक देश, इवन पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी जब इस पर बैन लगाया, तो वहां पर अगर आप वास्तव में थोड़ा सा विकास के चिंतक हैं या विकास की बात आप करते हैं, फिर यहां परंपरा कैसे आ जाती है? और यहीं पर शक की गुंजाइश बनती है कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर है और उस सॉफ्ट कॉर्नर में आप चाहते हैं कि सेंटिमेंटल, भावनात्मक तौर पर आप उनके साथ जुड़े रहें, मतलब उनकी भावना का भी आप ख्याल रखते हैं। दूसरी बात, जो आप कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं, निश्चित रूप से चलनी चाहिए योजना। अगर अल्पसंख्यकों को देखेंगे तो जो उनके अंदर में गरीबी है,
अशिक्षा है, अभाव है, जिस तरह की कठिनाई की जिंदगी जीते हैं, किस तरह से बेरोजगारी है, और अगर वैसे में कोई मुख्यमंत्री चाहे उसका वोट का लाभ मिले या न मिले, थोड़ा इससे ऊपर उठ करके जरूरत है कि कोई मुख्यमंत्री अगर इस तरह की योजनाओं को लेकर के आता है तो एक सकारात्मक तो वातावरण तैयार होता है और उस वातावरण का लाभ न केवल सरकार को बल्कि समाज को भी मिलता है, एक मिल्लत का वातावरण बनता है। तो नीतीश कुमार जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि उस वैक्यूम का अभी इस्तेमाल लाभ लेना चाहते हैं। चूंकि ठीक बात है कि लालू यादव के प्रति, राष्ट्रीय जनता दल के प्रति एक अल्पसंख्यकों का जुड़ाव है, एक भरोसा है। लगता है कि बीजेपी के साथ अगर दो दो हाथ करने वाली कोई पार्टी है तो आरजेडी ही है। लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने भी जब उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया तो अल्पसंख्यक भी धीरे धीरे इनकी तरफ मुखातिब हो रहे हैं और नीतीश कुमार जी भी योजनाओं के माध्यम से, इनके भावनात्मक मुद्दों के माध्यम से ये भी दो हाथ बढ़ा रहे हैं उनकी तरफ कि आप आइए, हम जो आरजेडी आपका की भावना का ख्याल करती थी, आरजेडी आपके इश्यूज को लेकर के मुखर रहती थी, आरजेडी जिस तरह से आपकी योजनाओं के लिए काम करती थी, मैं भी उसमें पीछे नहीं रहूं। ठीक सर। तो अब रह गई बात कि कितनी सफलता कितनी असफलता मिलती है जी, लेकिन दो दो कदम चले दोनों हैं। ठीक ठीक ठीक। मुकेश जी, मैं जरा आंकड़ों पर एक बार आप लोगों को गौर फरमाने के लिए कहूंगा, उसके बाद हम आपसे एक राय लेंगे। अब आप मुस्लिम आबादी से जुड़े आंकड़ों को समझिए। बिहार में 16.9% मुस्लिम आबादी है, यानी लगभग 17%। बिहार के 13 लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 12 से 67% है। सर्वाधिक मुस्लिम वोटर किशनगंज में है। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उधर सिवान, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, सुपौल, मधेपुरा, औरंगाबाद, पटना, गया में 15% मुस्लिम है। 9 लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता 20% से ज्यादा है और 13 सीटों में 12% से अधिक। राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से करीब 50 विधानसभा सीटों पर मुसलमानों के वोट निर्णायक हैं। ये गौर कीजिएगा, 50। इन सीटों पर मुसलमानों की आबादी 18 से 74% है। जाहिर है, जब इतना असर है तो जेडीयू की राजनीति इससे बेअसर कैसे रह सकती है, वो भी तब जब आरजेडी और कांग्रेस पहले की तरह मजबूत नहीं दिख रही। मुसलमानों की आबादी के बाद अब इनका हाल भी जानते हैं। जितनी आबादी है उसमें करीब आधे मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे हैं, 50%। गांव में रहने वाले करीब 28% मुसलमान आबादी भूमिहीन मजदूर हैं। झारखंड बनने के बाद 2015 में पहली बार बिहार विधानसभा में 24 मुस्लिम विधायक पहुंचे। इनमें आधे आरजेडी के, बाकी महागठबंधन में शामिल अन्य दलों के थे। आरजेडी के 80 में से 11 मुस्लिम विधायक थे, कांग्रेस के 27 में से 6, जेडीयू के 71 में से 5 मुस्लिम विधायक और बीजेपी के 53 में से 1 मुस्लिम विधायक, जबकि अन्य 12 में से 1 मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे। मुकेश जी, यही जो आंकड़े बताते हैं, सारी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है और उसी के तहत एक कवायद भी हो रही है। बिल्कुल, कोई भी जो पार्टी होती है संजय जी, वो अपने तत्कालिक लाभ को, तत्कालिक स्थितियों को और दूरगामी स्थितियों को तय करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए ये है कि वो अभी के समय में, आज अगर है चुनाव की, जो पिछला चुनाव हुआ है उस समय और अभी के समय में और आने वाले समय में उसकी पार्टी, मतलब उस दल की पार्टी और उस दल के प्रमुख नेता जो हैं, उदाहरण के रूप में नीतीश कुमार, वो अपने किस ढंग से अपने समीकरण को, किस ढंग से अपने सारी परिस्थितियों को, किस ढंग से अपने वोट बैंक को और आने वाले वोट बैंक को वो अपने एक कुशलता के साथ में, समझ के साथ में अपने साथ जोड़ेंगे और अपने जो उनका वोट बैंक है उसको दूर नहीं जाने देंगे। ये किसी पार्टी की पहली प्राथमिकता होती है अगर उसको राजनीतिक दल के रूप में अपनी ताकत को बढ़ाना है। यानी ये माना जाए कि मिस्टर कंपल्सरी बनने की कोशिश में है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अपने सूझबूझ के लिए, राजनीतिक दक्षता के लिए बहुत ही जाने जाते हैं और उनकी काबिलियत भी है। और राजनीति करना और सत्ता में बने रहना, आप उदाहरण के रूप में देखेंगे बिहार में दोनों राष्ट्रीय दलों को
ये एक ऐसा अपवाद है पूरे देश में, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय दल सत्ता में आ चुकी है, लेकिन एक अपवाद है कि लगभग 35 सालों से कोई भी राष्ट्रीय दल जो है वो सत्ता में नहीं है। अगर वो सत्ता में है तो कहीं न कहीं उसको समाजवादी पार्टी, जिसके अभी मुखिया के रूप में नीतीश कुमार जी हैं, या उसके पहले लालू प्रसाद जी थे, ये समाजवादी धारा के दो प्रमुख स्तंभ थे, इनके साथ में या इनके नीचे में सत्ता में लोगों को रहना पड़ा है। तो नीतीश कुमार जी की अभी जो उनकी ये बातें सामने में आ रही है, उनकी जो राजनीतिक, उनकी जो अभी उनका हस्तक्षेप हो रहा है, अपनी उनकी पार्टी की जो विचारधारा सामने में आ रही है, वो दो महत्वपूर्ण कारणों से है। एक तो वर्तमान स्थिति बनी रहे और आने वाली परिस्थिति में उनकी पार्टी का जो इस्तकबाल है, उनकी पार्टी की जो पहुंच है, वो अन्य जगहों पे जाए, अन्य वोट बैंक में जाए, जिसमें कि मुसलमान वोट बैंक या हम अल्पसंख्यक वोट बैंक में उनकी पहुंच बढ़े, और वो बढ़ेगी। और इस ढंग से उसको आप राजनीति में किसी भी ढंग से देख लें या उनका विरोध करें, लेकिन इन भावनाओं के साथ में राजनीति इस देश में होती रही है, राज्य में होती रही है और होती रहेगी। और ये जो उन्होंने इस उदाहरण को उन्होंने अभी प्रस्तुत किया है, उससे उनका दल बिहार में निश्चित रूप से मजबूत होकर भरेगा। ठीक, अहमद साहब, दरअसल आप तक पहुंचूं उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवा देते हैं राजनीतिक नेताओं के। अब सुनते हैं कुछ नेताओं के बयान और जानते हैं वो जेडीयू की मौजूदा राजनीति पर क्या राय रखते हैं। ये देखा जा रहा है कि जेडीयू में मिलन समारोह का दौर एक बार फिर शुरू हो गया, खासकर माइनॉरिटी के लोगों का जुझाव बढ़ा है। क्या लगता है कि ये गठबंधन की राजनीति क्या किस रूप में है? नहीं, कहीं भी कहीं किसी का कोई विषय नहीं है, हर चीज को सकारात्मक भाव से देखना चाहिए। तो ये मिलना जुलना गठबंधन उसमें कहाँ है? पार्टी का तो सब पार्टी की दृष्टि से जिस पार्टी का विचारधारा का अनुभवों का लाभ जिनका आकर्षण लगता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है और गठबंधन सुचारू रूप से सही रूप से ठीक है। अल्पसंख्यक प्रेम कहा जा रहा है जेडीयू का, ये अपना सोच का पैमाना हो सकता है। मैं तो बस यही कहूंगा कि ये पूरा गठबंधन का एक अपना आकर्षण जहां जहां जिस प्रकार से जो लोगों का है, सबका अनुभव का लाभ निश्चित तौर पर दुर्गा में मिलेगा। अमूमन सर चुनाव के मौके पर मिलन समारोह होता है, लेकिन हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ माइनॉरिटी प्रेम ज्यादा देखा जा रहा है। वो तो अपनी अपनी पार्टी है, अपना अपना विचारधारा है, वो कब क्या करेंगे। आज आपको मन है होली मनाने का तो आज मना लीजिए, होली के दिन मनाने का मन है तो होली के दिन मना लीजिए। अपनी पार्टी, अपनी व्यवस्था, अपना नीति, वो तो सबको अधिकार है करने का, इसलिए उसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगते। जनता दल यू न्याय के साथ विकास जो होता है, मेरी पार्टी समान विचारधारा वाली पार्टी है, सबों को साथ लेके चलती है। हर दिन से जनता दल सभी समाज के लिए एक समान रूप से काम कर रही है, ये कोई नई बात नहीं है। तो क्या इससे कुछ असर पड़ेगा क्या गठबंधन पर? कोई एनडीए गठबंधन कोई असर नहीं पड़ेगा? जो माइनॉरिटी के लोग शामिल हो रहे हैं, अल्पसंख्यक लोग शामिल, कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या असर? नीतीश कुमार जी के साथ है गठबंधन, नीतीश कुमार जी के साथ है, मुसलमान भाइयों का झुकाव नीतीश कुमार जी के साथ है। असर क्या पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो सहयोगी दल है वो आपसे बिल्कुल अलग थलग है। वैसे मान लेते हैं कि अब जनता दल का जो स्टैंड है जाकर के, और उनका एक अलग है, मतलब अब 3 तलाक के मुद्दे पर देखा लोकसभा में, राज्यसभा में उनका बयान जो आया जाता है, तो लोकतंत्र ही है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बातों को रखने का, लेकिन गठबंधन में है तो अपेक्षा की जाती थी कि हमारे मुद्दों पर सहयोग उनका मिलेगा, लेकिन किसी वजह से सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें कोई। आइए जानते हैं कि नीतीश जिन मुस्लिमों को लुभाना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने क्या क्या किया है। 2017 से अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को विद्यालय परीक्षा समिति के अलावा मदरसा बोर्ड से फोकनिया और मौलवी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दे रही है सरकार। 2007-8 से ही प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्र और छात्राओं को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2014 से इंटर परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं को 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। 2007 में मात्र 2,627 विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ ले पाए थे, जो वर्ष 2017 में बढ़कर 38,518 हो गया।
इसके अलावा प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना के तहत 2017-18 में 1,07,000 प्री मैट्रिक में, 43,612 पोस्ट मैट्रिक और 9,855 मेरिट कम मीन्स मिलाकर 1,59,468 छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए। केंद्र सरकार की पोस्ट मैट्रिक योजना के तहत बिहार का कोटा मात्र 35,715 निर्धारित है, जबकि आवेदन करने वाले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 1 लाख होती है। इस विषय में राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्रीय कोटा से शेष आवेदकों को राज्य कोष निधि से लाभान्वित किया जाएगा। बिहार सरकार अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं को 2017-18 से सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है। अल्पसंख्यक छात्रावास योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण की योजना चल रही है। अब तक 37 छात्रावास निर्मित हैं एवं 13 छात्रावास निर्माणाधीन है। छात्रावास के सभी छात्रों की सुविधा के लिए उसके रखरखाव, फर्नीचर एवं आधुनिकीकरण के मद में अलग से राशि दी जाती है। प्रत्येक छात्रावास में संपूर्ण सुविधा युक्त पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष के साथ साथ सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राओं का बेड, अलमीरा, टेबल, कुर्सी, पुस्तकालय, खाना बनाने के लिए बर्तन, ये सब सुविधाएं दी जाती है। यहाँ रहने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना के तहत प्रतिमाह 1,000 की दर से छात्रावास अनुदान दिया जा रहा है। इन छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को प्रतिमाह 15 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न, 9 किलोग्राम चावल, 6 किलोग्राम गेहूं की आपूर्ति भी की जाती है। छात्रावासों के रखरखाव एवं कुशल प्रबंधन के लिए छात्रावास प्रबंधक के 37 पदों का सृजन किए जाने की भी अब योजना है। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है अल्पसंख्यक के लिए। तो फिर ऐसे में क्या माना जाए अहमद साहब, इतने सारे कामकाज आप लोग कर रहे हैं, फिर भी सवालों के घेरे में है आपका गठबंधन। तहे दिल से हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे राज्य के, हमारे मुखिया के द्वारा किए गए सारे कामों को आपने विस्तृत रूप से बड़े बढ़िया से ऊपर से नीचे तक 2005 से लेकर के और आज तक दिखा दिया कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए प्रदेश के कितना काम किया है। अगर उनके कामों का व्याख्यान करने के लिए हम बैठे तो पीएचडी हो सकती है, थीसिस लिखी जा सकती है, और वो हर समय काम करने वाले मुख्यमंत्री है। मैं बड़े ध्यान से आपकी बातें भी देख रहा था आपके कार्यक्रम में, और मुकेश जी की भी बातें मैं सुन रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास जगाया, विश्वास एक दिन का नहीं ना होता है संजय जी। ये 15 साल से आप देख रहे हैं, ये पूरा काम है। मैंने सोचा था कि मैं यही काम गिनाऊंगा, लेकिन सारे काम को आपने साल भर साल 2005 से लेकर 15 तक, 15 से लेकर 20 तक सारा। अरे बोलने दीजिए भाई जरा, आपका तो है आप तो जनता ने आप हाथ उठाते हैं अहमद साहब, घबरा जाते हैं। 5 से 15 ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। इतना काम किया, इसका क्या वजह है? क्योंकि नेता के कथनी और करनी में समानता है। देखिए संजय जी, नेता की करनी और कथनी, जिस नेता में समानता रहेगी जनता उस पर एकदम अटूट विश्वास रखेगी। प्रदेश का अल्पसंख्यक समुदाय और प्रदेश का सारा समुदाय माननीय मुख्यमंत्री जी को 40 में से 39 सीट आना, इस बात ये नहीं होता है कि कोई एक समुदाय दिया, वो दिया, नहीं दिया। सर वो प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ा गया था, आपको बार बार क्यों नहीं समझ रहे हैं? कुछ वो लोकसभा चुनाव था, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक ने पूरी ताकत लगा दी किशनगंज में भी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि नेता की करनी और कथनी में समानता है। ठीक, मैं समझ गया सर। एक बात, माइनॉरिटी के मन में कहीं ना कहीं संशय रहता है एक सोशल इनसिक्योरिटी का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, 10 सेकेंड सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया उसको कि भाई CCC है, जीरो टॉलरेंस है करप्शन पर, कम्युनलिज्म पर। कम्युनलिज्म में कोई भी आदमी कितना बड़ा भी आए, करप्शन पर कितना बड़े भी आए, क्राइम पर कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना आए, करप्शन छोड़ दिए सकेंगे, करप्शन पर लंबी चर्चा हो जाएगी करेगा और उस पर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बोलिए दानिश जी, बोलिए। दानिश जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं शम्फी साहब से एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। दानिश जी आप वेट कर लीजिएगा थोड़ी देर, मैं 1 मिनट बाद आपके पास आऊंगा। शम्फी साहब, धारा 370 और जिस 35A को लेकर लगातार सदन से लेकर बाहर भी चर्चा हो रही, राजनीतिक गलियारों में, मीडिया में भी,
उस पर आपके सहयोगी का ऐसा स्टैंड, जिस 3 तलाक को लेकर पूरे देश में एक माहौल बना, जैसे कि हिंदुओं में कभी किसी जमाने में सती प्रथा थी तो उसको रोकने के लिए कानून लाया गया, उस वक्त भी विरोध होता था कि नहीं ये चलने देना चाहिए, लेकिन लाया गया। दहेज के खिलाफ कानून लाया गया, लेकिन इस इतने अहम मुद्दे पर भी आपका सहयोगी आपके साथ नहीं है, तो कहीं न कहीं साफ कहीं ये सिग्नल तो नहीं दे रहे हैं नीतीश जी कि कम मत आंकिए, हम सबको साथ लेकर चलेंगे और आप पर भारी पड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है। हमने पोल अलायंस किया है तो सवाल है कि जेडीयू का अपना एजेंडा है, लेकिन जहां तक सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, देश की अस्मिता का सवाल है, देश की अखंडता का सवाल है, देश के वकार का सवाल है, देश की तहजीब का सवाल है, देश के तमद्दुन का सवाल है, सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि वो उन मुद्दों पर कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा होगा, देश को खतरा होगा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होगा, पारिवारिक डिसऑर्गेनाइजेशन होगा। अब हमारे सहयोगी दल हैं, हम लोग साथ हैं, मजबूती से साथ हैं, डेवलपमेंट के साथ हैं। उनकी पार्टी का अपना एजेंडा हो सकता है। आपने देखा होगा जब महागठबंधन में थे माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो महामहिम कोविंद जी को उन्होंने वोट दिया था उनकी पार्टी के लोगों ने। इसलिए ये विषय नहीं है, विषय हमारे प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं और जिस प्रकार के सोशल प्रॉब्लम को समाप्त करना चाहते हैं, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन को समाप्त करना चाहते हैं, ये एक मील का पत्थर है और 16 अक्षरों में मिलेगा। और ये प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम महिला खुद आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री का गुहार। ठीक सर, मैं आपको रोक लाऊं, समय की पाबंदी है, रुक जाइएगा, तलाक से मैं आपको रोक लाऊं और उन्होंने इसके प्रति कोशिश की है। ठीक, दानिश जी कम शब्दों में आप अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, अभी अहमद साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे थे कि नीतीश जी ने मुसलमानों के लिए ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, संजय जी ने किया, पूरा दिखाया 5 से 15 साल तक। मैं उंगली खड़ा करता हूँ, भाषण देने लगते हैं। मैं उंगली खड़ा करता हूँ, भाषण देने लगते हैं। ऐसा है संजय सर जी कि ओसामा बिन लादेन के गोद में बैठ के अगर कोई शांति का प्रवचन दे, 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले के लोग तेजस्वी जी के गोद में बैठे थे, प्लीज बोले, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को गोद में बैठ के मुसलमानों के हक की बात करें। अब जज्बाती नारे नहीं चलेंगे दानिश साहब, हम सुनेंगे आपकी बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, सुनिए ना सर, अरे सर आपकी बात है, सुनिए ना, जज्बाती बात तो बोलने नहीं दे, आप लोग बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। बोलिए। 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों के गोद में बैठ के मुसलमानों की बात करें, गुजरात दंगों में शामिल लोगों के साथ रह करके मुसलमानों के सुरक्षा की बात करें, मॉब लिंचिंग के नाम पर महिलाओं को विधवा करने वालों को माला पहनाने वालों के साथ में खड़ा होकर महिलाओं को महिलाओं को विधवा पेंशन लंबी बहस हो जाएगी। 70 साल में हमारे साथ हो गया हकीकत आगे सामने तो पुराने शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, आप दोनों से मैं नहीं ले पाया क्योंकि समय की पाबंदी है। बहुत धन्यवाद करता हूं सबको। तो राज की रणनीति ऐसी ही होती है, जहां आपको दिखे कुछ, होता कुछ है और भविष्य उसका कुछ और होगा। नीतीश कुमार पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं और 3rd टर्म है उनका बिहार में शासन करने का। तो जाहिर सी बात है, जहां कहीं भी कड़ियां कमजोर नजर आती हैं, सरकार की अपनी एक कोशिश जरूर है नीतीश कुमार की पार्टी की, लेकिन इसमें कहीं न कहीं बीजेपी के लिए भी एक संकेत है कि आप हमारे साथ हैं या हम आपके साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि हम आपके साथ नहीं हैं या आप हमारे साथ नहीं हैं तो हम ज्यादा मजबूत भी होंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो समय शिखा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।